हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर सिद्दीकी और केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर। और आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बोहर्स फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो इसकी डेरिवेशन देखेंगे हम थोड़ी सी। इससे पहले दो कवर कर चुके हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, सो दो कवर कर चुके हैं हम, रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉपिक इज़ बोहर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसको समझने से पहले हम थोड़े बोहर्स के पोस्टुलेट को रिव्यू करेंगे। वो क्या है कि बोहर कहता है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, बोहर कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट। यहाँ पे इनर ऑर्बिट से मतलब क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल, जिसका एनर्जी लेवल कम हो, उस ऑर्बिट से अगर वो जाता है आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट से मुराद अपर एनर्जी लेवल। ओके, सो वो क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब भी लोअर से अपर में जाएगा तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझो, वैसे तो ये एग्जाम्पल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये तुम्हें आसानी देगी कि मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी है, ठीक है ना। अब आपकी गाड़ी में फ्यूल चाहिए होगा। अगर आपने किसी हिल पे जाना है या किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाना है तो आपको फ्यूल चाहिए होगा, जिसके लिए एनर्जी, फ्यूल एक एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपकी गाड़ी को ताकि वो ऊपर जा सके। जबकि अगर आप आउटर ऑर्बिट समझो, उसकी पीक, माउंटेन की पीक, अगर वहाँ से आप गाड़ी को न्यूट्रल कर दो तो क्या कोई एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। वैसे तो फिजिक्स की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, लेकिन वैसे तो कोई फ्यूल की एनर्जी नहीं चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, वो उल्टा एनर्जी इमिट करेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझो, सो अगर एंड इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, इट मीन्स कि हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, कि जब भी अच्छे एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल पे आएगा तो इट यूज टू इमिट एनर्जी। ये एनर्जी अपनी रेडिएट करता है, रिलीज करता है। तो जब भी इनर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट जाएगा तो एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब भी आउटर से इनर आएगा, पीक से नीचे उतरेगा तो इमिट्स एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नाउ दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स और एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, अब ये जो हमारी एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिट कर रहा है, ये बेटा एक खास पैकेट्स की शक्ल में एब्जॉर्ब करता है, बोहर कहता है। ठीक है, जिसको उसने नाम दिया है फोटॉन्स और दूसरा नाम है क्वांटास। ओके, तो इन एनर्जी पैकेट्स का ये नाम है, क्वांटास, फोटॉन्स। तो ये एनर्जी पैकेट्स हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू उसने कैलकुलेट करके बताई। इनकी वैल्यू क्या है बेटा, HF। हर पैकेट का जो वैल्यू है, जो उसकी पावर है एनर्जी की, वो है HF। तो बेटा ये इस तरीके से फोटोन्स जाएंगे। अगर एक एनर्जी गई तो बेटा 1HF, 2 गई तो 2HF, 3 गई तो 3HF। तो इसको कहते हैं हम इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पैकेट्स जाएंगे यहाँ पर। नाउ अब हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, अगर आपको ये एनर्जी निकालनी है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और कितनी इमिट की, तो इसको निकालने के लिए आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस किसका बेटा, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट का। तो बेटा हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, या ये समझो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो बेटा फाइनल को हम 2 कह देते हैं, लेट से। चलिए देखते हैं, लेट से E1 इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, जहाँ पे वो इनिशियली था। ठीक है, ये वो जगह है। अब यहाँ से उठ के वो एक फाइनल एनर्जी स्टेट में पहुँचा, जिसको हम बोल देते हैं E2। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये डेल्टा E की जगह मैंने लिखा E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये इक्वेशन बन गई। नाउ एनर्जी की हम डेरिवेशन पिछले वीडियो में, लेक्चर में कर चुके थे, तो वहाँ से इक्वेशन उठा लो बेटा। वहाँ से इक्वेशन उठाएंगे तो हमें पता है इक्वेशन क्या है हमारे पास, E इक्वल्स टू -2π² इंटू 1/n²। ओके, सो बेटा अगर मैं एनर्जी 1 की बात करूँ तो मेरे पास E1 हो जाएगा और यहाँ पे N1 हो जाएगा। ओके, और जब 2 की बात करूंगा तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सही है। यहाँ बाकी ये तमाम चीज़ें तो बेटा कांस्टेंट है ना, देखो 2π और एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, और H जो है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट, ये भी बेटा कांस्टेंट है। तो बस यहाँ और यहाँ वैल्यू चेंज होगी, E1 और E2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें, E2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या होगा, इस तरीके से एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नाउ
अब देखो बेटा यहाँ पे गौर से देखो तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो प्लस वाला इधर कर देता हूँ और माइनस वाला इधर कर देता हूँ, अच्छा लगता है देखने में। तो ये कैसा हो गया बेटा, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखो तो ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों इक्वेशन में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना कॉमन, तो मैं निकाल लूंगा इसको कॉमन। कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में बेटा ये दोनों टर्म्स रह गई और बीच में ये साइन माइनस का, तो ये इस तरीके से आ गया। ओके, नाउ अब बेटा इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा पलट के लिखूंगा, देखो कैसे लिखता हूं मैंने HF को पलट दिया, उधर ले आया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली और H जो है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई करा दिया, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को अकेला करना था एक साइड पे, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया H³। सो इन दिस वे हमने ड्राइव कर ली फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। अब नाउ दिस एक्सप्रेशन शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट। अब यहां पर आप क्या करोगे, n1 और n2, n1 n2 क्या बेटा, इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट, इन दोनों की वैल्यूज पुट करो और आप किसी भी एटम की बस उसका एटॉमिक नंबर डालो यहाँ z की जगह पे और आपको फ्रीक्वेंसी उसकी पता लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, इसको प्रैक्टिस करो और कोई इतना मुश्किल काम नहीं। हमने क्या किया बेटा, बस एनर्जी लेवल थोड़ी सी थ्योरी देखी हमने और उसके बाद E2 माइनस E1 इक्वल्स टू HF प्लांक्स इक्वेशन से हमने लेके चले और हमारे पास फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो गई। नाउ अब इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने के लिए, और न्यूमेरिकल्स खास तौर पर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक। ये टॉपिक है वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आपने वेवलेंथ सुनी है, वेलोसिटी सुनी है, फ्रीक्वेंसी सुनी है, बट वेव नंबर कभी नहीं सुना होगा। तो बेटा वेव नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। वेव नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। एक खास एरिया में कितनी वेव्स हैं इसको हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर का बेटा ये सिंबल यूज़ करने वाले हैं हम, आप कुछ भी यूज़ कर लो, मेजॉरिटी यही सिंबल यूज़ होता है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं जो बुक में। ठीक है, क्या है बेटा, ये v के ऊपर बार है। ठीक है, तो अब आगे देखो, लेट अस यूज वेव वेलोसिटी इक्वेशन। वेव वेलोसिटी इक्वेशन हम सब फेमिलियर है इससे, क्या है बेटा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, बहुत आसान सी इक्वेशन। बट यहाँ पे बेटा जो वेलोसिटी है वो हम स्पीड ऑफ लाइट को लेंगे। वेलोसिटी क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंसीडर कर रहे हैं कि ये ट्रैवल कैसे करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से। तो चलिए देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, c से, तो v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, c और f लैम्डा एज इट इज। नाउ अब मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो मैं क्या करूं, लैम्डा को इधर ले जाऊं बेटा, लैम्डा को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, f इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अब हम जो पहले ड्राइव कर चुके हैं एक फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन, उसमें हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, हमें वेव नंबर निकालना है ना बेटा। अब वेव नंबर हम ये क्यों पुट कर रहे हैं इसकी मैं वजह बताता हूँ। देखो 1 अपॉन लैम्डा जो है ना हमारे पास, ये बेसिकली वेव नंबर कहलाता है। अगर इसका आंसर निकालो ना, 1 अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू डालो तो ये हमारे पास बेसिकली वेव नंबर निकालता है। वेव नंबर का मकसद क्या होता है बेटा, वेव नंबर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, आपको अभी नहीं पता। जब रिसर्च वर्क में जाओगे तो वहाँ पे वेव नंबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। वेव नंबर के थ्रू हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को जान सकते हैं कि किस लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, किस स्पीशी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वेव नंबर के थ्रू। ये थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन था, समझो। नाउ अब हम देखते हैं, c अपॉन लैम्डा मैंने पुट कर दिया। ये कौन सी इक्वेशन है जो अभी अभी हमने ड्राइव की फ्रीक्वेंसी में, तो मैंने उसकी जगह पे c अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। ओके, नाउ अब बेटा c इधर चले जाएगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा। जब इधर गया तो ये इक्वेशन क्या बन गई, c नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे बेटा ये वाली टर्म है, ये तो हमारे पास क्या हो गई, वेव नंबर, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी, इस सिंबल से, तो हम हमारी डेरिवेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एक साइंटिस्ट ने काम किया था, रिडबर्ग नाम है उसका, तो उसने अपना एक कांस्टेंट दिया, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसने अपना एक आंसर दे दिया, तो हम उसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो वो वैल्यू क्या है बेटा, अगर इतनी वैल्यू को z स्क्वायर, z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर को एक्सक्लूड कर दो, इसके अलावा जो टर्म बचती है ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे RH।
तो इन दिस वे हमने क्या ड्राइव कर ली, वेव नंबर ड्राइव कर लिया। तो यहाँ पे आर एच जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 109678। अब इसको याद करने का तरीका क्या, 6 7 8, 8 के बाद आता है 9, फिर क्या आता है 10। तो बेटा देखो यही वैल्यू है, सही है। तो इसको इस तरीके से याद कर लो, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, ऐसी इसकी वैल्यू है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत आसान डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी प्रैक्टिस करो ताकि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक करना, और आपको नहीं पता, आपको अंदाज़ा नहीं कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो में, सो काइंडली डू सब्सक्राइब। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।